दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मीता के ननिहाल से फ़ोन आया था। फ़ोन उसकी मम्मी ने किया था। दरअसल जब मीता ननिहाल में थी तो वो सबके काम में हेल्प करती थी और वैसे भी उसका स्वभाव बहुत मिलनसार था। एक दिन मोहल्ले से कुछ औरतें मिलने आई थी। तब मीता ने ही सबको चाय नाश्ता दिया था और सबसे शालीनता से बैठकर बातें भी की थी। उन्हीं में से एक औरत ने अपने इंजीनियर भाई का रिश्ता भेजा था। कुछ दिन बाद ही लड़के के परिवार वाले घर आए और रिश्ता पक्का हो गया। लड़के के परिवार की जानकारी मीता के मामा ने दी थी कि सभी अच्छे लोग हैं। शाम को अमन घर आया तो सब लोग चाय पीने बैठे थे। अमन भी वहीं सबके साथ बैठ गया तो बातों बातों में उसे भी मीता की शादी पक्की होने की बात पता चली। चाय पीने के बाद वो छत पर टहलने आ गया था तो सीमा अपने पाँव में सिर झुकाए बैठी थी। अमन उसके पास ही बैठ गया और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? तब उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। सीमा की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अमन ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो मीता की शादी पक्की हो गई और वो अब थोड़े दिनों बाद मुझे छोड़कर चली जाएगी। वह बहुत उदासी से बोली। ओ गॉड, तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो आप तो ऐसे ही कहेंगे। अगर आप किसी से इतना प्यार करते और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो रहा होता तब आपको समझ आता कि पागलपन क्या होता है। ऐसी बात नहीं है सीमा। सोचो, हमेशा सब साथ नहीं रह सकते। अगर हम ऐसे आंसू बहाते रहें तो सारी ज़िंदगी बस रोते हुए बीतेगी और फिर अपने दुख को दिखाकर हमदर्दी लेना भी तो अच्छी बात नहीं है, है ना? अमन दोस्ताना लहजे में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर सीमा ने ना में सर हिला दिया। गुड, चलो अब अच्छी तरह चेहरा धो लो, पूरा काजल फैल गया है। और बोलकर वो अपने कमरे में की ओर बढ़ गया। मीता की शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का ही निकला था। फिर पूरे 6 महीने बाद ही कोई मुहूर्त था, इसलिए सीधे शादी हो रही थी। जल्दी जल्दी सारे रिश्तेदारों को फ़ोन से न्योता भेजा गया और फिर बाजार के चक्कर लगाए जाने लगे। मीता की शादी में सीमा ने लहंगा पहना था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अमन थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया। और वो कुछ बोल रही थी, वह भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसने उसे कंधों से हिलाकर आवाज़ दी, अमन, आपको पापा बुला रहे हैं। तब वो जैसे होश में आया और फिर नज़रें झुकाकर चला गया। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया। वो बेटा, तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तुम्हें तुरंत बुलाया है। अमन ने उसी वक्त अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे जाता देखकर सीमा का दिल जैसे टूटने लगा, पर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी और फिर वो अपनी ढेर सारी यादें छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद जैसे सीमा के जीने का मकसद ही ना रहा। मीता भी अपने ससुराल की हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसे कॉलेज तो जाना ही था। अभी 1 साल बाकी जो था बीएससी में, और फिर घर में वक्त काटना और भी मुश्किल होता, इसलिए वो कॉलेज जाने लगी थी। फिर धीरे धीरे ही सही उसने खुद को संभाला ही था कि अमन के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी में सबको बुलाया था। अब उनकी तबीयत ठीक थी। कॉलेज से आते ही उसे ये खबर राहुल ने दी कि अगले हफ्ते हम सब दिल्ली चल रहे हैं अमन की बहन की शादी में। और ये खबर सुनकर जैसे सीमा की रग रग में जिंदगी दौड़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला कि अभी पूरे 1 हफ्ते का समय है, इसलिए थोड़ा धड़कनों पर रोक लगाओ सीमा। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब वो सब दिल्ली जाने वाले ट्रेन में बैठे थे और नियत समय पर अमन के घर में पहुँचे। शादी का घर था तो बहुत सारे मेहमान भी थे। अमन की माँ ने सबसे उनका परिचय करवाया। निशा और नमन भी बड़े प्यार से मिले, पर सीमा की नज़रें जिसे देखना चाहती थी वो कहीं नहीं दिख रहा था। वो खुद से किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठी थी कि राहुल ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। उसने नमन से पूछा, नमन भैया, अमन भैया कहीं गए हैं क्या? हाँ, उन्हें पापा ने किसी काम से पूना भेजा है, कल तक आ जाएंगे। नमन ने सीमा को एक नज़र देखते हुए कहा, जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अच्छा, सीमा ने सुना तो ना चाहते हुए उसकी निगाहें ऊपर उठ गई और नमन जो
उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिल गई। एक एक करके निशा की शादी की सारी रस्में निभाई जा रही थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, पर अमन का कोई पता नहीं था और जैसे उसके होने ना होने से किसी को कोई मतलब भी नहीं था। सीमा को अजीब लगा कि घर में बहन की शादी है और बड़ा भाई नदारद है, फिर भी किसी को कोई मतलब नहीं। कैसे सब खुशी खुशी सारी रस्में पूरी हो रही है। तभी उसने अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों को बातें करते हुए सुना कि अमन की माँ अब जिंदा नहीं है, इसलिए उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। तब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, वो सब सही कह रही हैं। ये सब जानकर सीमा को बहुत दुख हुआ कि शायद इसलिए अमन इतना चुप रहता था। फिर निशा की शादी की घड़ी भी आ गई, मगर अमन घर नहीं लौटा। उसने कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनी जो कह रहे थे कि अमन शुरू से ही रिश्ते निभाने में पीछे रहा है, बड़ा गैर जिम्मेदार है वो। सीमा को उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो केवल सोच ही सकती थी। निशा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन सीमा और उसकी फैमिली वापस जाने वाले थे, पर निशा की मम्मी ने इसरार किया कि 2 दिन रुक कर जाइएगा, अभी निशा की विदाई हुई है। सीमा बेटी से जाने क्यों लगाव सा हो गया है और इतने मान से रोकने पर वे लोग रुक गए। नमन का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। हालांकि सीमा उससे कम ही बोलती थी, पर वो अपनी बातों में उसे भी शामिल कर ही लेता था। नमन बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था और अमन की तरह ही स्मार्ट, शक्लो सूरत का नौजवान था। 2 दिन बाद सब वापस आ गए थे, पर सबकी जुबान पर नमन की ही बातें थी। नमन इतना मिलनसार है, बड़ों की इज्जत करता है, बिल्कुल घमंड नहीं है उसे, वगैरह वगैरह। और ये सब सुनकर सीमा के कान पक गए थे। अभी दिल्ली से आए हुए दूसरा ही दिन था कि अमन के पापा का फ़ोन आया और सीमा के पापा ने अपने दोस्त से बात करने के बाद जब फ़ोन रखा तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हो गए। तब सीमा किचन में चाय बना रही थी और जब वो सबके लिए चाय लेकर आई तो उसके कान में भी उसके और नमन की शादी की बात पड़ी। ये बात सुनकर वो पूरी तरह शॉक रह गई। बाद में उसने अपनी माँ से दबे स्वर में कहा, माँ, अमन तो नमन का बड़ा भाई है, फिर पहले तो उसकी शादी होनी चाहिए ना। सीमा की माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अमन के यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हारी हालत जो हुई थी उससे भी मैं बेखबर नहीं हूँ, पर अगर रिश्ता अमन के लिए आता तो मैं 100 बार सोचती, क्योंकि उसके परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं है, जबकि नमन अपने पापा मम्मी का लाडला है, घर का वारिस है, इसलिए मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अमन और नमन दोनों के स्वभाव में भी फ़र्क है। अमन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। अमन अपनी बहन की शादी के मौके पर भी नदारद था। वही नमन का व्यवहार हम सब देख चुके थे, कितना अच्छा है, और वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत खुश रहोगी तुम। फिर उन्होंने सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, खुद किस्मती खुद चल कर आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। और फिर ये भी सोचो, अमन तो अब घर भी वापस नहीं आया है, उसके पापा को भी उसकी कितनी चिंता हो रही थी। फिर सीमा ने कुछ नहीं कहा, इससे ज़्यादा अपनी बात नहीं बोल सकती थी सीमा, और बोलती भी तो किस गुमान से। अमन ने कौन सा इजहार मोहब्बत किया था उससे जो वो उसका इंतज़ार करती। फिर जल्दी ही नमन और सीमा की सगाई हो गई, पर अमन उसमें भी शामिल नहीं हुआ। सगाई के 15 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। सीमा की बहनें उसे छेड़ रही थी कि एक तरह से लव मैरिज ही हो रही है तुम्हारी, नमन जीजू ने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। और सीमा बस नजरें झुकाए सुनती रही थी सबकी बातें। सीमा के दिल में अमन से मिलने की कसक ही रह गई और उसके आए बगैर ही नमन के साथ उसकी शादी हो गई। विदाई के वक्त वह मीता के गले लगकर बहुत रोई। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया गया और फिर वो आंसू भरे नैनों से नमन के साथ विदा हो गई। नमन के साथ सीमा ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नमन की माँ और बहन निशा ने आरती उतारकर नए जोड़े का स्वागत किया और जब उसे एक सजे सजाए कमरे में ले जाया जा रहा था तो
उसकी नज़र अमन पर पड़ी। उसे सामने देखकर सीमा का सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर गई। पर नमन ने जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर सुला दिया। फिर उसे पानी लाकर पिलाया। वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार उसका सिर छूकर देख रहा था कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। सीमा नमन के इतना केयर करने की वजह से बहुत शर्मिंदा हो रही थी, पर अपने दिल के हाथों मजबूर थी, जो अमन को सामने देखकर बेचैन हो गया था। उधर निशा अमन को बोल रही थी, भाई आपको माँ बुला रही हैं। निशा की बात सुनकर अमन एक बेहोशी सी की कैफियत में माँ के सामने आकर खड़ा हुआ। जी कहिए बेटा, जाओ दुल्हन को मुंह दिखाई दो। और उनके हुक्म पर वो सीमा के कमरे में गया और बेड के दूसरे छोर पर बैठ गया। उसने अपने प्यार का इजहार करने में देरी किया और आज उसे इस बात की कितनी बड़ी सज़ा मिली है, अमन का दिल जानता है। शादी मुबारक हो सीमा। अमन की आवाज़ सुनकर सीमा ने घूंघट उलटकर उसे अजीब सी निगाहों से देखा और बोली, आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? उसकी झील सी आंखों में उदासी के साथ ही आंसू भी चिलमिलाने लगे थे। नमन बहुत अच्छा इंसान है सीमा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमन को अपना दिल संभालना बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से कहा, मैं मजबूर था सीमा, शायद मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने खुशी नहीं लिखी। अमन के लफ्ज़ टूटते से निकले। उसने जेब से पायल का बॉक्स निकालकर उसके पास रख दिया और अपनी आंखों के आंसू छुपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अमन के कमरे से निकलने के बाद सीमा की आंखों ने बांध तोड़ दिया। वो रोती हुई खुद से कहने लगी, नमन बहुत अच्छा इंसान है, पर वो अमन नहीं है, मेरा प्यार नहीं है। कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मेरा प्यार मेरे सामने है और मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहन चुकी हूँ। अमन अपने कमरे में अड़ा तिरछा लेटा था। उसकी किस्मत बचपन से ही उसके साथ धोखा करती आई है। निशा की शादी में शामिल होने के लिए वो सही समय पर पुणे से चला था, पर एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गया। उसमें उसे बहुत चोट आई, बहुत खून बह गया उसका। वो तो कार वाला बुरा इंसान नहीं था। उसने उसे खाई से निकलवाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महीने भर वो बेहोशी की हालत में रहा था। उसका फ़ोन एक्सीडेंट में नष्ट हो चुका था और वो खुद ऐसी हालत में नहीं था कि कोई नंबर उसे याद रहता। जब वो ठीक हुआ तो अपने घर आया, पर यहाँ आकर पता चला कि ईश्वर ने नई ज़िंदगी तो दे दी थी, पर ज़िंदगी जीने की वजह ही छीन ली थी। अमन ने अपनी ज़िंदगी के कुछ और दर्द अपनी डायरी के पन्नों पर कैद कर दिया और निढाल होकर गिर पड़ा। नमन जब अपने कमरे में गया तो सीमा अपने घूंघट में मुँह छिपाकर रो रही थी। उसने समझा कि अपने माता पिता से दूर होना सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने सीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, रिलैक्स सीमा, सारी लड़कियां एक ना एक दिन अपने माता पिता से दूर होती हैं, पर कोई इतना नहीं रोती। प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसके इतने प्यार से कहने पर सीमा ने जल्दी से अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछ लिए। गुड, ये हुई ना बात, बस अब तुम नहीं रोगी। नमन ने अपने हाथ से सीमा के आंसू साफ किए और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा। सीमा ने अपनी खाली आंखों से नमन की ओर देखा, जो एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ किसी हीरो की तरह ही बहुत स्मार्ट और हैंडसम था, पर उसके दिल में तो किसी और ने जगह घेर रखी थी। नमन उसे प्यार से बता रहा था, सीमा, मैंने आज तक केवल खुशियाँ ही देखी हैं, जो चाहा वो मिला है मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का दुख शेयर नहीं कर सकता। मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगे तुम मुझे बेझिझक बताना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। पर हाँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं ऑफिस में अपनी एक कलीग को पसंद करता था और उसके बारे में मम्मी को बताना चाहता था, पर जब तुम्हें निशा की शादी में देखा तो ऐसे लगा कि अगर तुम्हें खो दिया और उस लड़की से शादी की तो उसे कभी खुश नहीं रख सकूँगा। तुम पहली नज़र में ही मेरे दिमाग में जैसे जड़ें जमा चुकी थी। अब हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं सीमा, हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहेंगे, कभी कुछ नहीं छिपाएंगे। नमन बहुत प्यार से सीमा का हाथ थामे उसे समझाता रहा और वो नजरें झुकाए उसकी बातें सुनती रही। और जब दूसरे दिन सुबह का सूरज निकला तब उसे होश आया कि अब वो अमन की ब्याहता पत्नी है, नमन की ब्याहता पत्नी है। उसके नाम के बिना वो अधूरी है।
शादी के 15 दिन जल्दी ही निकल गए और नमन की छुट्टियां ख़त्म हो गई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया जो कि दिल्ली के पास की एक नगर में था। अब सीमा अपनी सासू माँ की हेल्प में किचन में हेल्प करने लगी थी। निशा तो पहले ही अपने पति के साथ हनीमून पर जा चुकी थी। अमन को 2 दिन से बहुत तेज़ बुखार था। वह पूरे दिन अपने कमरे में निढाल सा पड़ा रहता। नमन की माँ उसका ख्याल रख रही थी। सीमा ने किचन अच्छी तरह संभाल लिया था, इसलिए वो इस ओर से निष्फिक्र थी। शायद नमन के साथ पिछले दिनों जो हुआ था उसकी वजह से उसके पिता और माँ के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। उसके पिता भी रोज़ ऑफिस से आने के बाद उसके पास बैठने लगे थे, लेकिन फिर भी अमन संभल नहीं पा रहा था। आज 4 दिन हो गए थे पर नमन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। नमन यहाँ नहीं था तब सीमा अपनी सासू माँ से पूछकर अमन के कमरे में चली गई। उसकी हालत देखकर सीमा का दिल तड़प रह गया था। आगे बढ़ी, अमन कैसी तबीयत है आपकी? सीमा ने अमन के जलते माथे पर हाथ रखा और अमन के दिल को जैसे सुकून मिल गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये बुखार क्यों उतर नहीं रहा। कैसे उतरेगा बुखार? आप ना ठीक से कुछ खाते हैं ना पीते हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं सारे घर वालों को बता दूंगी कि आपको मेरी शादी नमन से होने का सदमा लगा है। फिर सब आपसे पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं और फिर नमन मुझे तलाक दे देगा। नहीं नहीं सीमा, तुम मेरे भाई का प्यार हो और तुम हमेशा उसके साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बस एक मुसाफिर हूँ और कुछ नहीं। नमन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे। प्लीज़ तुम उसे कुछ मत बताना। हम हमेशा अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। प्लीज़ अब इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हम। अमन ने सीमा के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा था। सीमा की आंखों में आंसू भर आए और वो उसे देखती रह गई। फिर एक झटके से कमरे से बाहर निकल गई, पर फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और अमन के लिए सूप बनाने लगी। नमन शनिवार की शाम को घर आया तो सोचा था कि सीमा उसकी राह देख रही होगी, वो भी नमन से जुदा होकर बेचैन होगी, पर सीमा ने तो जैसे उसके आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। वह उससे बातें करना चाहता था, पर वो कभी अमन के लिए सूप बनाने जा रही हूँ तो कभी अमन की दवाइयों का वक्त हो रहा है कहकर चली जाती। वह कितने दिल से आज शाम के शो का टिकट लाया था, पर सीमा ने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अमन के साथ बैठकर लूडो खेलती रही। नमन ने रात में सीमा को समझाना चाहा कि मैं कल शाम को चला जाऊंगा, पर सीमा ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और उबासियाँ लेते हुए कहने लगी, प्लीज़ नमन, बहुत नींद आ रही है, सुबह उठना है मुझे। और फिर नमन की ओर पीट करके सो गई। दूसरी सुबह भी नमन बहुत हर्ट हुआ। उसने सीमा को चाय बनाने के लिए कहा और आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे से बाहर आकर देखा तो सीमा अमन का शर्ट प्रेस करने में लगी थी। नमन को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और फिर से सीमा को चाय बनाने के लिए कहा। तब जाकर वो उठी और चाय बनाकर उसे दी। फिर दोपहर के खाने पर भी सब कुछ अमन की पसंद का बनाया था। सीमा ने यह देखकर नमन ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, पर सीमा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अमन को सारी चीज़ें इशारा करके खिला रही थी। थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मैंने आपके लिए ही बनाई है। रात को जब सीमा अपने कमरे में आई तो नमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, ये सब क्या है सीमा? अमन के सामने तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? प्लीज़ मुझे जवाब दो। इस घर में मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है नमन। मम्मी जी कब तक संभालती रहेंगी? मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है, वही निभा रही हूँ मैं, सीमा ने कहा। और मैं सीमा, क्या मेरा तुम पर हक नहीं? आपको आपका हक मिल रहा है नमन, मगर आपको खुद से हटकर किसी और का एहसास हो तब ना, सीमा ने कड़वे लहजे में कहा और बेड पर लेट गई और टेबल लैंप ऑफ कर दिया। और नमन तो जैसे उसकी बात सुनकर शौक रह गया था। वो पूरी रात जागता रहा। उसे यकीन होने लगा था कि सीमा इस शादी से खुश नहीं है। नमन 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था।
सोचा था कि सीमा को सरप्राइज़ देगा, पर यहाँ तो वही सरप्राइज होकर रह गया था। दूसरी सुबह वो चुपचाप चला गया। तब सीमा सो रही थी। उसे उठने के बाद पता चला कि नमन चला गया है, पर उसने कोई अहमियत नहीं दी और आराम से किचन में नाश्ता बनाने लगी। पर अमन को बहुत दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्बानी वो अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहा है। सीमा तो अभी कुछ समझ नहीं पा रही, पर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बदनामी भी होगी और नमन और सीमा दोनों की ज़िंदगी बिखर जाएगी। नमन अगले वीक एंड पर घर नहीं आया। माँ ने पूछा तो काम का बहाना बना दिया, पर सीमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अगली बार नमन घर आया, पर सीमा का वही रवैया था। ये देखकर उसने घर आना लगभग बंद कर दिया और फिर से ऑफिस वाली लड़की के साथ मेल जोल बढ़ाने लगा। इधर बहुत सोचने के बाद अमन ने दूसरे शहर में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और सारी तैयारियां करने के बाद सबको घर में बताया। सीमा उसके अचानक से जाने का सुनकर परेशान हो गई। उसे जाने से बहुत रोका, पर उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अमन के पापा मम्मी ने उसे बहुत रोका, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहा और चला गया। उसके जाने के बाद सीमा की ज़िंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई। अमन के चले जाने पर वह बहुत रोई। अब वो मुस्कुराना भी भूल गई थी, पर अब नमन कभी कभार घर आता तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन सीमा की सहेली पिंकी का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसकी ससुराल उसी शहर में है जहाँ सीमा की शादी हुई है। तो सीमा ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। वादे के मुताबिक पिंकी एक दिन घर आई और दोनों सहेलियाँ मिली तो सीमा ने अपने सारे दुख अपनी सहेली से कहा कि उसकी शादी अमन के छोटे भाई से हुई है। सारी बात सुनकर पिंकी ने उसे समझाया, देखो सीमा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उससे भी अधिक बुरा तुम खुद अपने साथ कर रही हो। अमन तुम्हें नहीं मिला और नमन को तुम जानबूझकर खुद से दूर कर रही हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? सोचो, अगर नमन भी तुमसे छिन गया तब तुम क्या करोगी? पिंकी ने उसे सारी ऊंच नीच समझाई। मैंने सिर्फ अमन से प्यार किया है पिंकी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सारी ज़िंदगी घुटने के बदले मैं नमन से तलाक लेकर अमन से शादी कर लूँ और हमारी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ जाए? सीमा पर पिंकी की बातों का कोई असर नहीं है। वो अपनी बात पर ही कायम थी। इतना समझाने के बाद भी सीमा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो पिंकी ने हथियार डालते हुए कहा कि मैंने तुम्हें एक दोस्त के नाते समझाने की कोशिश की। अब जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल तुम्हारे पति नमन मेरे घर के बगल वाले घर में बहुत आते जाते हैं। सोनिया नाम है उसका, सुना है दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना समझाकर पिंकी चली गई। उस रात सीमा ने बहुत देर तक अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचा और फिर अमन को फ़ोन किया और बोलने लगी, अमन, अब आप चाहे कुछ भी समझें, पर मैंने आपसे दिल से गहराइयों से प्यार किया है और बदले में मुझे बस आंसू ही मिले हैं। पर मैं अब बहुत थक गई हूँ। प्लीज़ मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में आपने मुझसे प्यार किया है? आप एक बार बता दीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूँगी। बस आप मेरा साथ दीजिए। आप एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। सीमा के फ़ोन रखने के बाद अमन परेशान हो गया। उसके दिल में सन्नाटे भर गए थे। सारी उम्र वह अपनों के बीच रहकर प्यार पाने के लिए तरसता रहा था। उसे पता था दर्द क्या होता है। हाँ, कभी नमन की किस्मत से उसे जलन भी होती थी, पर उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसे तकलीफ़ हो। कुछ भी था, उसे अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था। अमन मान चुका था कि सीमा के प्यार उसके नसीब में नहीं है। अगर होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। उसने सोचा था कि बहन की शादी के बाद बिजनेस शुरू करेगा, फिर पापा को सीमा के बारे में बताएगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि पापा उससे नाखुश हैं और जब तक वह सेटल नहीं हो जाता अपनी शादी के बारे में कैसे कह सकता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और अब सीमा उसके छोटे भाई की पत्नी बन चुकी थी। फिर अगर नमन और सीमा का तलाक हो भी जाए तो कोई भी अमन और सीमा की शादी से खुश नहीं होगा, और जिस रिश्ते से सभी नाखुश हों वह रिश्ता कैसे खुशी दे सकता है। इतना सब सोचते हुए अमन की आंखों में आंसू भर आए थे। बस एक बार कहने की देरी थी और उसके
लिए सीमा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। उसका प्यार उसे मिल सकता था, पर वह ये नहीं चाहता था। उसने खुद को संभाला और अपनी कॉलेज की दोस्त मिस एल जॉनसन को फ़ोन किया, जो उसे बहुत पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने आगे बढ़कर अमन को शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर उसने मिसल से मुलाकात की। उसके पेरेंट्स को अमन के साथ उसकी शादी के लिए कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए अमन ने घर में किसी को बताए बिना मिस अल के साथ शादी कर ली, ताकि सीमा को यकीन हो जाए कि वह बेवफा है। उधर सीमा के लिए एक एक दिन गुजारना बहुत भारी लग रहा था। अमन से बात के पूरा महीना बीत गया था, पर उसने कोई बात नहीं की थी। उस दिन भी जब वो अमन को अपने दिल की बात बता रही थी, तब वह बस सुनता ही जा रहा था, जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। और सीमा को अपनी आस टूटती सी लगी थी। इधर नमन भी महीने भर से घर नहीं आया था। सीमा को अपनी ज़िंदगी अजीब से दो राह पर खड़ी नज़र आ रही थी। उस दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। अमन की ओर से तो वह निराश हो चुकी थी, और अब नमन को खो देने का दुख होने लगा था। उसका मन बहुत उदास था, इसलिए वह भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि उसे सही रास्ता दिखाए। और जब वो प्रार्थना करके घूमी तो सामने ही नमन चला आ रहा था। उसने एक नज़र सीमा को देखा और माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में चला गया। सामने टेबल पर नमन और सीमा की शादी की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर उठा लिया और बहुत देर तक देखता रहा और सोचता रहा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं सीमा। उसी पल सीमा कमरे में आई तो नमन ने उसे देखा और चाहने के बावजूद भी उसके चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा सका। नमन की प्यार भरी नज़रों की तपिश से सीमा पानी पानी हो गई और नज़रें झुका कर बोली, जी मैं चाय लेकर आती हूँ। उस रात सीमा ने बहुत कोशिश की कि नमन से माफ़ी मांग ले और उसे मना ले, पर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वह कुछ नहीं बोल पाई। पूरी रात दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोचते रहे, मगर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। और सुबह हो गई और सुबह खामोशी से नमन चला गया। दूसरे दिन सीमा को बुखार था कि पोस्टमैन ने एक लिफाफा लाकर दिया। उसमें कुछ तस्वीरें थी, जिसे देखकर वह गुमसुम सी हो गई। एक चिट्ठी में थी तस्वीरों के साथ, जिस पर सीमा लिखा था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। सीमा, बहुत दिनों बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। असल में मैं अपनी लाइफ मिस अल के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की तो मैं शॉक रह गया और कुछ जवाब नहीं दे सका। तुम बेकार में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ सारी बात बताता हूँ। सीमा अमन की चिट्ठी पढ़ रही थी। लिखा था, सीमा तुम बेशक बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छी लड़की हो। कोई भी व्यक्ति तुमसे मोहब्बत कर सकता है, पर माफ़ करना वो मैं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बस एक अच्छी दोस्त माना है और कुछ नहीं। पता नहीं कैसे तुमने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया। मैं पहले तुम्हारे प्यार को बस तुम्हारा बचपना समझ रहा था, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हें नॉवेल के बेजान किरदारों के लिए आंसू बहाते हुए, और इसलिए मैं तुम्हें रोने से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी तुम्हारा दिल टूटे, मगर आज ऐसे हालात हो गए कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ रही है। देखो सीमा, सच्ची मोहब्बत कभी जिस्म को पाना नहीं होती। अगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो वह कभी तुम्हारे दिल से ख़त्म नहीं होगी। चाहे तुम किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारो, ये मोहब्बत दिल में दबी रहे तभी अच्छा है। हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में होता है, और समझ लो कि मैं अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुमसे ज़रूर मिलता। सीमा, मैंने केवल एक लड़के से मोहब्बत की है, और वो सीमा नहीं, मिसल जॉनसन है, जो अब मेरी पत्नी है। मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूँ कि कहानियों की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत में जीना सीखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। नमन बहुत अच्छा लड़का है, उसे मत खोना, और मैं भी अपनी खुशियाँ नहीं खोना चाहता। इसलिए प्लीज़ तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करना और पिछली सारी बातें भूल जाना। हम जल्दी घर आ रहे हैं सबसे मिलने। तुम्हारा दोस्त अमन। पूरी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह निढाल सी ज़मीन पर गिर सी गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो रोकर अपने मोहब्बत का मातम मना रही थी। रोते रोते उसका सिर चकराने लगा। फिर वह खुद को संभालते हुए उठी और
किचन में गैस जलाकर चिट्ठी को आग के हवाले कर दिया और कागज़ के जलते ही जैसे सीमा के दिल में कोई हिम्मत नहीं बची और वह वहीं किचन के फर्श पर गिरती चली गई और बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नमन की मम्मी पापा दोनों पास ही बैठे थे। सीमा को होश में आया देखकर मम्मी जी तुरंत उसके पास आई। सीमा उठना चाह रही थी तो उन्होंने उसके उठने में मदद की और उसके पीछे तकिया लगाकर उसे सहारा दिया। अब कैसी तबीयत है बेटी? तुम्हें बेहोश देखकर तो हमारी जान ही निकल गई थी, तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वह भी आते ही होंगे। ऐसे कैसे तुम बेहोश होकर गिर गई? नमन की माँ परेशानी में बोलती जा रही थी और सीमा खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सीमा ने नमन की माँ का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, बोली, मम्मा आप नमन को बुला दीजिए ना प्लीज़। हाँ बेटा, मैं उसे फ़ोन कर चुकी हूँ, उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ, वह प्यार से बोलकर किचन में चली गई तो सीमा फिर से उदास हो गई। फिर देखते देखते पूरा हफ्ता गुजर गया पर नमन घर नहीं आया। पर हाँ, अमन ज़रूर आ गया अपनी पत्नी मिसल के साथ। अमन को अचानक से आया देखकर और वो भी अपनी पत्नी के साथ मम्मी पापा दोनों हैरान रह गए। सीमा ने अमन की आंखों में कुछ ढूंढना भी चाहा पर वहाँ उसे अपनी बीवी के लिए बेशुमार प्यार नजर आया। मिसल का खूबसूरत चेहरा भी पति के प्यार को पाकर दमक रहा था। सीमा को अपना आप बहुत खाली खाली सा लगा। हालांकि मम्मी पापा अमन के बगैर बताए शादी करने से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर फिर जब मिसल के आगे बढ़कर दोनों के पांव छुए तो दोनों ने उसे आशीर्वाद दे दिया और सीमा को आरती का थाल सजाकर लाने के लिए कहा। हाँ, तब तक अमन और मिसल को दरवाजे पर ही रोकना पड़ा। फिर मम्मी जी के कहने पर सीमा आरती की थाली और चावल से भरा कलश लेकर आई। उसने कलश को दरवाजे पर रखा और मम्मी जी ने नमन और मिसल की साथ में आरती उतारी। मिसल ने अपने दाहिने पैर से हल्का कलश को गिराया और फिर अमन के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। अब अमन ने शादी तो कर ही ली थी, इसलिए रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां की जाने लगी। सभी दूर और करीब के रिश्तेदारों को फ़ोन करके आने के लिए कहा गया। पापा जी टेंट वालों और बुफे वालों को कॉल करने लगे। पूरे घर में शादी की हलचल सी लगने लगी और सीमा सभी तैयारियां करते हुए नमन के बारे में सोचे जा रही थी। रिसेप्शन में सभी रिश्तेदार आते हैं, बस नमन नहीं आया था और सीमा के मायके से भी इतनी जल्दी में सभी नहीं आ पाते, इसलिए बस राहुल आया था। मिसल को ब्यूटी पार्लर वाली ने घर में आकर ही तैयार किया था। गोल्डन रेड कॉम्बिनेशन के लहंगे और में उसका गोरा रंग दमक रहा था। अमन ने भी मिशल के लहंगे से मैचिंग शेरवानी पहनी थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन बहुत खुश लग रहा था। सभी नए जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, सभी खुश थे, बस एक सीमा का दिल जल रहा था। वह अपने कमरे में आकर रोते हुए नमन का नंबर लगाती है, पर फ़ोन नमन के बदले किसी लड़के ने उठाया और वह समझ गई कि ये वही ऑफिस वाली लड़की सोनिया है। सीमा ने अपने दिल को संभालते हुए फ़ोन काट दिया और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। सीमा बहुत प्यार से पुकारने पर उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो हैरान रह गई और दीवानों की तरह उठकर नमन के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। नमन, आप आ गए। मैंने आपको कितना याद किया, कितनी बार पुकारा, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कितना रोई, आपने मुझे मेरे हाल पर क्यों छोड़ दिया नमन? और नमन उसे बाहों में छुपाए उसे दीवाना देखे जा रहा था कि जैसे अब अगर सीमा उससे अलग हो गई तो वह जिंदगी खो देगा। सीमा बोले जा रही थी, नमन मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं बिल्कुल हार गई हूँ, अब आपके पहलू में आराम करना चाहती हूँ, बोलिए आप सहारा देंगे मुझे। नमन ने प्यार से सीमा का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, हाँ सीमा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने तो शादी की पहली रात ही तुम्हें सब बता दिया और कहा कि तुम मुझसे सारे दुख शेयर कर सकती हो, पर तुम मुझे नज़रअंदाज करती रही और अमन भैया को मुझ पर तरहीज देती रही। तुमने कभी मेरे प्यार की परवाह नहीं की, तो मैं क्या करता जान, कोई रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मगर देखो, मैं पागल तुमसे नाराज़ होकर भी ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाया। तुम्हारी तबीयत के बारे में मम्मी ने बताया तो मैं तुरंत आना चाहता था, पर मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली।
फिर बाद में मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अब तुम ठीक हो, तब चैन आया मुझे। और आज देखो, छुट्टी मिलते ही तुम्हारे पास भागा चला आया और जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल ऑफिस में ही छोड़ आया। प्लीज़ सीमा, अब मुझसे कभी दूर मत होना, अपनी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। पता है, एक दिन पिंकी भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया था। वो तुम्हारी दोस्त है ना, वो बता रही थी कि तुम कहानियों की दुनिया में रहने वाली लड़की हो, और ये भी बताया कि तुम्हें फिल्मों और कहानियों के हीरो बहुत पसंद है। तो देख लो, तुम्हारा हीरो कितना हैंडसम है और तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। प्लीज़ अब तो मुस्कुरा दो। नमन की बात सुनकर सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ, मैं हैंडसम हीरो नहीं हूँ क्या? सीमा को खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर नमन बहुत खुश हुआ। फिर हैरान होकर पूछा। तो सीमा ने हंसते हुए नहीं में सिर हिला दिया। क्यों? तब सीमा ने नमन के गाल पर हाथ फेरा और उसके आगे कर दिया। उसके हाथ में लाल रंग लगा था, शायद बाहर किसी ने मजाक में लगा दिया था। सीमा का हाथ रंगा देखकर नमन भी हंस दिया और एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने सीमा को सोनिया के बारे में सब बता दिया। वह केवल उसकी दोस्त थी और कुछ नहीं। नमन का फ़ोन छूट जाने की वजह से उसने उठाया था और कोई बात नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खुशी खुशी कमरे से बाहर आए। स्टेज पर खड़े अमन ने दोनों को साथ में हाथ थामे देखा तो एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई और उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसने कहानियों की दुनिया में बसर करने वाली एक नाजुक एहसास वाली लड़की को उसका असली हीरो लौटा दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।